हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का मॉडल पेपर कि अब की बार आपके फिजिक्स का किस तरह से पेपर आएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब की बार आपकी जो पूर्णांक है वो सिर्फ 56 मार्क्स का ही रहेगा। जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है 12th के, वैसे ही अब की बार आपके भी 56 मार्क्स का ही फिजिक्स का पेपर होगा और आपके पास जो समय रहेगा वो रहेगा 2 घंटे और 45 मिनट। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर, अंक प्रति प्रश्न, मार्क पर क्वेश्चन और उत्तर की शब्द सीमा दे रखी है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 है वो 1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक के जो क्वेश्चन है वो भी आपके 1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर के हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के हैं और क्वेश्चन नंबर 20 और 21 4 नंबर के हैं और क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये भी आपके 4 नंबर के हैं। तो ओके, अब हम आ चुके हैं आपके मॉडल पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले आएगा आपके सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको पूछेगा बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत मौलिक बल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द बल, फोर्स। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर से वेग, वेलोसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि बल की विमा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से m1 l1 t-2। और आपको डायमेंशन यानी कि विमा को कभी भी याद नहीं करना होता है, उसको निकाला जाता है। और उसको कैसे निकालते हैं, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि हुक के नियमानुसार होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वाला जो चैप्टर है वो अब की बार हट चुका है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रतिबल इंटू 1/, विकृति यानी कि स्ट्रेस इंटू 1 स्ट्रेन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतिम वेग का ऐसा ही मात्रक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया है। वेग की जगह अंतिम वेग दे दिया तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊष्मागतिकी में से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, du = SQ - W। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि आदर्श गैस के लिए बॉयल का नियम है। जो ये बॉयल का नियम है वो भी अब की बार आपके हट चुका है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, P = constant by V। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि मूल मात्रकों को परिभाषित कीजिए। मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर इनके आंसर बता दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है कि चाल और वेग में क्या संबंध है। चौथा क्वेश्चन है कि सड़कों को बंकित क्यों किया जाता है। पांचवा है कि पारे हुए कांच के लिए स्पर्श कोण का मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ऋणात्मक कार्य का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि परम शून्य ताप का मान लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि वेग समय आरेख का ढाल क्या कहलाता है। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के आंसर दिखाता हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि मूल मात्रकों की परिभाषा लिखनी है। तो नाम से ही स्पष्ट है, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं अर्थात जिन्हें किसी मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था कि आपको रिलेशन बताना है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो आंसर हो जाएगा गति और वेग दोनों किसी वस्तु की गति से जुड़े कुछ माप देते हैं, लेकिन वेग गति की तुलना में गति का अधिक विस्तृत चित्र देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था कि वाई रोड इज बेंक्ड। तो इसका आंसर होगा वृत्ताकार मोड़ पर वाहनों के अधिकतम सुरक्षित वेग में वृद्धि करने के लिए सड़कों को बंकित किया जाता है। सड़कों को बंकित क्यों किया जाता है, तो आपको इसका आंसर इसमें मिल गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 था कि आपको पारे हुए कांच के लिए स्पर्श कोण का मान लिखना है। तो पारे हुए कांच के लिए स्पर्श कोण का मान लगभग 135 डिग्री होता है। फिर आपको छठा क्वेश्चन पूछा था कि आपको एक ऋणात्मक कार्य का उदाहरण देना है। तो ऋणात्मक कार्य का आप एक उदाहरण लिख सकते हो। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। सातवां क्वेश्चन था कि परम शून्य ताप का मान लिखना है। तो परम शून्य ताप का मान 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था कि वेग समय आरेख का ढाल क्या कहलाता है। वेग समय आरेख का ढाल आपके त्वरण कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। 10वां है कि गतिज घर्षण का मान स्थिर घर्षण से होता है। 11वां है कार्य और ऊर्जा की विमा होती है। तो चलिए अब मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी दिखाता हूँ। जो किलोवाट घंटा होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा शक्ति। फिर 10वां क्वेश्चन था कि जो गतिज घर्षण होता है वो स्थितिज घर्षण से होता है, क्या होता है, कम होता है। फिर आपको लिखना था कार्य व ऊर्जा की विमा। तो कार्य व ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 T-2। इसके बाद अब आपके आ चुका है सेक्शन बी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है कि वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैं आपको इनके आंसर दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अप्रत्यास्थ व प्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित करते हुए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ इसका परिवर्तन किस प्रकार होता है आपको समझाना है। या फिर भूस्थिर उपग्रह को परिभाषित करते हुए उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई व आवर्तकाल का मान लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि समतापी व रुद्रोष्म प्रकरणों को परिभाषित करते हुए आपको उनका एक एक उदाहरण देना है। या फिर उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को परिभाषित करते हुए उनका एक एक उदाहरण देना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर हमसे अच्छा इंप्रेस होगा। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए कण पर सदैव केंद्र की ओर एक बल लगाना पड़ता है, इसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसका आपको सूत्र निकालना है। तो अभिकेंद्रीय बल Fr, अपन जानते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, mv²/r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, mv²। तो v होता है, उसकी वैल्यू होती है r ओमेगा। आपको ये चैप्टर नंबर 7 से आया था, लेकिन चैप्टर नंबर 7 हट चुका है, तो कोई बात नहीं। r ओमेगा का स्क्वायर कर दिया तो एक r से एक r कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, एक r। तो आंसर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। और जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2πf। तो हम क्या करेंगे, अब 2πf है उसको इस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे। तो 2πf का स्क्वायर करेंगे तो 4π² f² और ये m और ये r, ये m और r। बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिएगा। अब देखते हैं प्रत्यास्थ टक्कर की परिभाषा। ऐसी टक्कर जिसमें संवेग एवं गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। उदाहरण नाभिकीय मूल कणों के मध्य। फिर अप्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर होती है जिसमें संवेग एवं कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। इसमें टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। उदाहरण सामान्य वस्तुओं की टक्कर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा लिखते हुए पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन निकालना था। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह वस्तु के आकार व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन निकालना है। तो ये एक फुल डेरिवेशन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी टाइम की वजह से मैं आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना होगा। समय की वजह से मैं आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। फिर भूस्थायी उपग्रह की आपको परिभाषा, आवर्तकाल और ऊंचाई लिखनी थी। तो भूस्थायी उपग्रह ऐसा उपग्रह होता है जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के गुणनकाल के बराबर होता है। तुल्यकाली या भूस्थायी उपग्रह कहलाता है, ये तो परिभाषा। फिर पूछा भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल। तो भूस्थायी उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे होता है। लिख लीजिए आप सभी आंसर्स को। और जो भूस्थायी उपग्रह होता है उसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है और इस ऊंचाई पर स्थित उपग्रह की कक्षा को हम पार्किंग कक्षा भी कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि समतापी प्रक्रम व रुद्धोष्म प्रक्रम की परिभाषा लिखते हुए आपको उनका एक एक उदाहरण देना है। तो वह उष्मागतिक प्रक्रम जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया में निकाय का ताप समान बना रहता है। समतापीय प्रक्रम कहलाता है, नाम से ही स्पष्ट है, समतापी ताप समान रहेगा, जैसे किसी आदर्श गैस का धीरे धीरे प्रसार या संपीड़न अवस्था परिवर्तन। अब हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम वह उष्मागतिक प्रक्रम जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया में निकाय तथा परिवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है जैसे टायर का अचानक फटना, ध्वनि तरंगों का वायु में संचरण। इसके बाद आपको अथवा में दे रखा था उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय, मतलब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम वह उष्मागतिक प्रक्रम होता है जिनमें परिवर्तन की दिशा को विपरीत करने पर निकाय पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वैसा प्रक्रम होता है जिसमें परिवर्तन की दिशा विपरीत करने पर निकाय पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। इनके उदाहरण भी देख लीजिए। उत्क्रमणीय का हो जाएगा धीमा समतापी प्रक्रम, आदर्श स्प्रिंग में संकुचन, धीमा रुद्धोष्म प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण गैसों का विसरण, घर्षण आदि। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आपका आ चुका है सेक्शन सी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 है कि सदिशों के सदिश व अदिश गुणनफल को आपको परिभाषित करना है। अथवा में क्वेश्चन है कि स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश व इकाई सदिश को परिभाषित कीजिए। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। स्थिति सदिश की परिभाषा होती है वह सदिश जो किसी कण की स्थिति को दर्शाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। और विस्थापन सदिश वह सदिश जो किसी कण की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति को जोड़ता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। और यूनिट वेक्टर एकांक सदिश मोस्ट इंपोर्टेंट सदिश है, वह सदिश जिसका परिणाम एक होता है तथा दिशा निश्चित होती है, एकांक सदिश कहलाता है। यह केवल दिशा को दर्शाता है। एकांक सदिश इजिकल्स टू सदिश अपॉन सदिश का परिणाम। इस तरीके से आपको एक सूत्र भी याद रखना होगा। और ये यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, वो अब की बार आपके चैप्टर नंबर 7 है वो हट चुका है। इसकी जगह आपके एग्जाम में और कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी आपके एक चैप्टर हट चुका है, उसी सा का क्वेश्चन है, तो इसकी जगह भी आपके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रत्यानयन बल को परिभाषित करते हुए कमानी से जुड़े द्रव्यमान की दोलन गति के लिए आवर्तकाल का सूत्र लिखना व चित्र बनाना है। अथवा में एक क्वेश्चन है कि बल नियतांक व अवमंदित दोलन व प्रणोदित दोलन को परिभाषित करना है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है प्रत्यानयन बल वाला क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। तो मैं आपको जो अथवा वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि F होता है प्रत्यानयन बल जो कि समानुपाती होता है y के, F इजिकल्स टू माइनस का ky होता है। यहाँ पर y साम्यावस्था से वस्तु का विस्थापन है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि F और y की जो दिशा है वो विपरीत है तथा k एक नियतांक है जिसे हम बल नियतांक कहते हैं। फिर प्रणोदित दोलन, जब कोई वस्तु किसी बाह्य आवर्त बल के अंतर्गत बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करती है तो वस्तु के दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। अवमंदित दोलन क्या होता है, जब कोई वस्तु वायु या किसी द्रव माध्यम में दोलन करती है तो उस पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ अवमंदित दोलन तथा सहकारी बलों को हम अवमंदन बल कहते हैं और लोलक की गति को अवमंदित सरल आवर्त गति कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि भौतिक राशियों को उनके मात्रकों से मिलान करना है। या फिर अथवा में क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों को उनकी विमाओं से मिलान करना है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 7 से जो कि हट चुका है, लेकिन जो भौतिक राशियों की विमाएँ है वो आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपका सबसे पहला क्या है, कोणीय त्वरण। तो इसकी विमा आपको बतानी है। तो इस पहले को आपको चौथे से मिलाना है, इस चौथे को आपको मिला लिया। दूसरा कोणीय संवेग, इसको आपको तीसरे से मिलाना है और तीसरा है उसको आपको पहले से मिलाना है और जो चौथा है आपको उसको दूसरे से मिलाना है। तो ये विमाएँ हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 21 बर्नौली प्रमेय जो कि चैप्टर हट चुका है, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। अब हम आ चुके हैं सेक्शन ई में। तो जो 22वां क्वेश्चन है वो भी हट चुका है, इसकी जगह आपके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अथवा में जो क्वेश्चन है वो आ सकता है आपके एग्जाम में कि पानी के असामान्य प्रसार को समझाकर इसका समुद्री जीव जंतुओं के लिए उपयोग लिखिए। यह आपके चैप्टर नंबर 12 से है, चैप्टर नंबर 11 से है। तो इसको आप याद कीजिएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, वरना जो दूसरे क्वेश्चन है वो अब की बार आपके सिलेबस से हट चुके हैं। तो आपको क्या करना है, कुल ऊर्जा निकालनी है। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों पता होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको इस डेरिवेशन को समझा भी दूंगा। तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का सूत्र याद होना चाहिए और इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो इससे आपकी जो टोटल एनर्जी है वो ये टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस डेरिवेशन को करना होगा। तो इस तरीके से ये मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्व होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और आपको अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।